तो अब हम लोग को समझना है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं मार्केट। पहले ये जानना जरूरी है कि मार्केट होता क्या है। मार्केट मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह जहां पर कोई भी जना कोई भी जना जो सामान बेचना चाहता है मतलब सेलर, और जो सामान खरीदना चाहता है, जहां पर वो लोग इंटरेक्ट कर पाए, वो जो प्लेस है वो प्लेस आपकी क्या कहलाती है? मार्केट। तो मार्केट इज अ सच अ सिस्टम और अरेंजमेंट वेयर बायर एंड सेलर आर कॉन्टेक्ट, और वो लोग आकर के, बायर क्या करेगा? सामान को परचेस करेगा, और जो सेलर होगा वो आके क्या करेगा? सेल करेगा। तो जहां पे बायर और सेलर आकर के जहां पर बेच सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। इसका मतलब कोई जगह या कॉम्प्लेक्स से नहीं है कि किसी मतलब किसी जगह, फिजिकल जगह पर आकर के बायर और सेलर कांटेक्ट हो सकते हैं तो उसको आप मार्केट कहोगे। जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन अगर कोई जना खरीद रहा है, एक वेबसाइट पे आकर के कोई सामान बेच रहा है, जैसे अमेजॉन, अमेजॉन इज अ मार्केट ओनली। वहां पे क्या करते हैं? कुछ सेलर्स तो आकर के सामान बेचते हैं और कुछ लोग आकर के क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो वहां पे सेलर और बायर के आकर के एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे बायर आ सकता है खरीदने के लिए, सेलर आ सकता है बेचने के लिए। उस पूरे अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो? मार्केट। तो आज का टॉपिक हमारा समझने के लिए है कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं, और जो मार्केट के टाइप्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली इसके अंदर देखेंगे मोनोपोली मार्केट, हम लोग देखेंगे ओलिगोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और कॉम्पिटिटर मार्केट। ठीक है, ये हम लोग 4-5 तरह के मार्केट के टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोग मार्केट देख रहे हो वो दो स्ट्रक्चर में मार्केट का स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर बहुत बढ़िया वाला कंपटीशन हो, कंपटीशन मतलब बहुत सारे बायर हो और बहुत सारे सेलर हो, ऐसा मार्केट कहलाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और एक ऐसा मार्केट जहां पर कंपटीशन की कोई लिमिटेशन हो, एकदम परफेक्ट, मतलब पूरी तरह से जहां पर कंपटीशन ना हो, उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैं आपको पढ़ाऊंगा मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। एक तरह का मार्केट तो जहां पे परफेक्ट कंपटीशन है वो, ये अपने आप में एक मार्केट ही एक ही तरह का है। इसको पढ़ेंगे कि परफेक्ट मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है और ओलिगोपोली क्या है। तो सबसे पहले तो देखो परफेक्ट कंपटीशन और मार्केट क्या होता है। जैसे कि मान लो कि अभी मार्केट के अंदर, मैं एजुकेशन सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। क्या ऐसा है कि एजुकेशन का बिजनेस मैं अकेला ही कर रहा हूं? तो जवाब है नहीं। बहुत सारे पढ़ाने वाले टीचर हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले टीचर हैं। तो यहां पर क्या है? एक परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। जहां पर तो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट क्या होता है? जहां पे बहुत सारे तो लोग बाग हो बेचने वाले, उनको हम लोग बोलते हैं फर्म्स या फिर सेलर, और बहुत सारे लोग हों जिनका काम क्या हो? मार्केट के अंदर उस सर्विस को खरीदना हो। जैसे सब्जी बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं और सब्जी खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो कैसा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट। कैसा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन। अभी मैं इस वाले का बात का मतलब बताऊंगा कि ये लोग प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस टेकर होते हैं मतलब, जैसे मार्केट में सपोज मैंने बोला कि आलू बिक रहा है 20 रुपए किलो, तो क्या कोई ऐसा जना है जो ये डिसाइड कर ले कि मैं बोल रहा हूं आलू 50 रुपए किलो बिकेगा, सबको 50 रुपए बेचना पड़ेगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो 50 रुपए में बेचेगा तो कोई दूसरा है जो 20 रुपए किलो में बेच देगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग बेचने वाले हैं। तो खरीदने वाले लोग बहुत सारे हैं तो वो दूसरी जगह से खरीद के लेके आ जाएंगे। ऐसा मार्केट जहां पे बेचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, तो वहां पर वो लोग प्राइस डिसाइड खुद नहीं करा सकते, वो लोग वो प्राइस पर बेचना पड़ता है जिसपे सारा मार्केट बेच रहा है। जैसे सपोज मैंने बोला कि टीचर बहुत सारे मार्केट के अंदर, सपोज मान लेते हैं कि मैं भी उसी कंपटीशन मार्केट का टीचर हूं। तो अगर मान लेते हैं कोई जना इकोनॉमिक्स 20,000 रुपए में पढ़ा रहा है, तो मेरे को भी क्या होना पड़ेगा? मतलब एक रेंज होगी ना कि 20,000 से 25,000 में सारे टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ मैं 2 लाख रुपए लूंगा पढ़ाने के। नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, वहां पे बहुत सारे और भी टीचर हैं। अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा कोई दूसरा पढ़ा देगा, अनटिल अनलेस उसमें कोई यूनिक फीचर ना हो। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहां पर बहुत सारी फर्म्स बेचने वाली होती, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। तो जनरली जो मार्केट की रेट्स होती है वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होती है। तो ये क्या होता है हमारा? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर होते हैं, ठीक है, बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की फीचर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब सब लोग सेम प्रोडक्ट ही बेच रहे होते हैं। सेम प्रोडक्ट बोलने का मतलब, जैसे मान लो अगर आप सब्जी वाले को कंपेयर करो तो सारे सब्जी वाले सेम सब्जी बेचते हैं। अगर मान लो कोई अलग तरह का आलू बेचे कि भाई इस आलू को मशीन में डालो और बहुत सारा सोना निकल जाएगा, तब तो वो कुछ अलग है। लेकिन अगर सब एक ही जैसे आलू बेच रहे हैं जिनको उबालने पर पराठे बनने वाले हैं, सब्जी बनने वाली है या हलवा बनने वाला है, जो भी बनाना है आपको, तो उस आलू में कोई डिफरेंस नहीं है, तब तक वो सेम आलू है। और जब तक वो सेम आलू है उसको कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन का प्रोडक्ट है, तो परफेक्ट कंपटीशन रेट पर ही बेचना पड़ेगा। ठीक है।
परफेक्ट नॉलेज होती है लोगों के पास। जो भी परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट होते हैं, उनके अंदर जो बायर होते हैं, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है। उनको पता होता है कि वो सामान मार्केट में कितने रुपए पे मिल सकता है, मिलने वाला है। तो इस कारण से वो लोग अनवांटेड प्राइस ले नहीं सकते। दूसरी बात, फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर द फर्म। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोग किसी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब्जी वाले का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोई भी सब्जी वाला कभी भी दुकान बंद करके जाना चाहे परमानेंट तो जा सकता है, और कभी भी कोई नया आदमी दुकान खोलना चाहता है सब्जी की, वो खोल सकता है। बहुत फ्रीली एंट्री और एग्जिट है, ऐसा नहीं कोई बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हुए होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन जनरली कम होते हैं, जहां पर कम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, इसलिए इसीलिए बहुत सारे बायर्स हैं। जैसे सपोज मान लो कि अगर मैं बोलूं कि आपको जियो का मतलब आप लोग को मोबाइल की सिम बेचनी, तो मोबाइल की सिम क्या बहुत सारे बेचने वाले सेलर हैं क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत बहुत सारा रिसर्च लगता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती है। तो ऐसी चीजें जहां बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह करनी पड़ती है, जहां पे बहुत एक्सट्रीम में कंपटीशन है, तो वहां पर कोई भी जना इजीली एंट्री या एग्जिट कर सकता नहीं है। तो लेकिन जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, जहां पर बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर, तो वहां बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, तभी बहुत सारे लोग वहां पे बेचने वाले हैं। तो बहुत आसानी से कोई भी आकर के आ सकता है, कोई भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं बोलता हूँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक और एग्जाम्पल लो। जैसे मान लो कोई परचूनी की दुकान है, तो कोई भी जना कभी परचूनी की दुकान खोल सकता है और कभी भी परमानेंट बंद करके जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा गवर्नमेंट परमिशन, रूल्स रेगुलेशन, लाइसेंस ऐसा लगता है उसमें नहीं है। अब तुम ये मत सोचना सब जीएसटी फॉर्म तो लेनी पड़ती है, वो एक छोटा मोटा रूल है, वो इजीली एक्सेसिबल है। गॉट इट? बहुत प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, या ऐसा है कि हर किसी के लिए नहीं बना है वो सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है। जीएसटी तो सबको मिल जाएगा जो चाहते हैं। कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल उसके अंदर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर इजीली कोई भी एंटर हो सकता है, इजीली कोई भी एग्जिट हो सकता है। किसी के आने या जाने से वहां पे ना बायर पे फर्क पड़ने वाला है, ना सेलर पे फर्क। ठीक है? दूसरा आता है इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है, मतलब मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन मतलब कि सब अपने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं कि भैया मेरे को कितना सामान लेना है, कितना नहीं लेना है, कितना बेचना है। साथ साथ परफेक्ट मोबिलिटी होती है, मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इस काम को मूव कराया जा सकता है। जैसे मान लो मैं कपड़े की दुकान चलाता हूँ, बहुत सारे कपड़े के बेचने वाले लोग बाग हैं, मैं चाहता हूँ इस दुकान को ले जाकर के, मैं अभी इंडिया में चला रहा हूँ, जाके लंदन में खोल लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं खोल सकता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लग रहे, तो मोबिलिटी भी बहुत ज्यादा आसान होती। ठीक है? ये इनके फीचर्स है। सेम फोटो लगा दिया आपने। पहला फीचर आप लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पढ़ा। सेकंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का पढ़ते हम लोग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व मतलब यहां पर कोई भी जना अनलिमिटेड माल बेच सकता है, बस शर्त यह है कि वो उस पर्टिकुलर प्राइस पर सेल कर रहा हो। यहाँ पर अगर गलती से भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसके अंदर प्राइस का वेरिएशन करना अलाउ नहीं होता। प्राइस आप बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर सकते। वहां पे क्या रहने वाली, प्राइस फिक्स रहने वाली। सपोज मान लो मैं बोलता हूँ मैं एक बिस्किट का पैकेट बेचता हूँ, तो अगर मैं बिस्किट अगर मैं बिस्किट 5 रुपए पर बेचता हूँ, कितने रुपए बेचता हूँ? 5 रुपए पे, तो मैं चाहे जितनी क्वांटिटी में बिस्किट बेच सकता हूँ। 5 रुपए के अंदर हो सकता है इनिशियली 10 क्वांटिटी बिकती हो, फिर 20 बिकती हो। मतलब डिमांड क्या, डिमांड डिमांड बढ़ती जाएगी, लेकिन बस क्या शर्त है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या नहीं बढ़ना चाहिए? वो जवाब है, प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस जो होती है, प्राइस और डिमांड का जो कर्व है वो परफेक्ट इलास्टिक कर्व होता है। मतलब इट मींस डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, मतलब डिमांड बढ़ती जाएगी, बस शर्त क्या है, क्या नहीं बढ़नी चाहिए? प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए। इट मींस दैट द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट एट द प्रीवेलिंग प्राइस। जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस पे ही, अगर मान लो पूरे मार्केट ने बिस्किट की प्राइस चेंज कर ली, पूरे मार्केट ने बोल दिया कि बिस्किट 5 रुपए में आएगा ही नहीं, मतलब सबने 7 रुपए कर दिया, तो ही 7 रुपए में सबका बिकेगा। अगर कोई कोई ऐसा है जो सब लोग तो मान लो बिस्किट बेच रहे 5 रुपए 10 रुपए के अंदर, अब आप कोई बिस्किट लेकर के आओ सीधे, जो आप बोलोगे 500 रुपए का, तो कोई खरीदने वाला उसको, बहुत सेलेक्टेड बायर होंगे उसके अंदर। फिर आपको कुछ ना कुछ उसमें अलग फीचर्स डालने पड़ेंगे, कोई वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। आप सेम बिस्किट को, पार्ले जी आप बनाते हो, पार्ले जी मैं बनाता हूँ, आप बोल रहे हो मैं 500 रुपए में बेचूंगा, मैं बोल रहा हूँ 5 रुपए में, क्योंकि मार्केट में सब 5 में बेच रहे हैं, तो 500 में वो बिकने वाला नहीं है, अनटिल अनलेस उसके अंदर तुम आप कोई नया फीचर लोगों को ना बता दो। ठीक है? और नया फीचर बता दे कि साथ में ही
वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से बाहर हो जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को कंपटीशन से बाहर करने के लिए आपको उसमें कुछ एड ऑन फीचर करने होते हैं। तो जितने भी ब्रांड्स को आप देखोगे ना, वो कभी भी प्रोडक्ट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का प्रोडक्ट नहीं बनाते। वो कोशिश करते हैं कि वो लोग थोड़ा सा अलग स्टैंड कर पाए, ताकि वो वहां पर अपने लेवल पर प्राइस सेट कर पाए। अदरवाइज अगर आपने कोई ऐसा सामान बेच रहे हो आप जो परफेक्ट कंपटीशन का है, तो ना तो वहां पे आपको आपकी रेट डिसाइड करने का मौका मिलेगा। आप प्राइस टेकर होगे, प्राइस मेकर नहीं। मतलब आपके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड वहां पर होने वाली नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर बेचना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से प्राइस वहां पर चूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व आता है। ये शो करता है कि फर्म इज टू एक्सेप्ट द प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ द मार्केट सप्लाई एंड द मार्केट डिमांड। जो मार्केट ने किसी चीज की प्राइस डिसाइड कर रखी है, उसी प्राइस के ऊपर सामान बेचना पड़ता है। किसके अंदर? परफेक्ट इलास्टिक कर्व मार्केट के अंदर। अगला यहाँ पे आता है एक जो परफेक्ट इलास्टिक मार्केट के अंदर जो भी एक फर्म होती है, वो लॉन्ग रन में ना तो कोई बहुत हाई प्रॉफिट कमाती है, ना बहुत हाई लॉस कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ना तो उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होगा, बहुत ह्यूज लॉस हो सकता है परफेक्ट कंपटीशन में, ना ह्यूज लॉस प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे ना कि क्यों लोग बाग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जाते हैं। भैया कंपटीशन मार्केट के अंदर एक नॉर्मल प्रॉफिट तो हमेशा आएगा। वहां पे ना तो बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस, ना बहुत बड़ा प्रॉफिट होने का चांसेस है। लेकिन वो मार्केट हमेशा एक सैचुरेशन ग्रोथ से करता रहता है। तो एक सब्जी वाला है, तो एक सब्जी वाले को ऐसा नहीं कि रातों रात में ही मतलब एक दिन सब्जी लेकर के आए 1 लाख रुपए की और 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। ज्यादा ज्यादा हो सकता है 1,000 का लॉस हो जाए कि कोई सब्जियां गल गई, या किसी सब्जी की प्राइस 50 रुपए किलो आलू लाया था और एकदम से मार्केट में 40 रुपए हो गए, तो कोई बहुत ज्यादा उसको नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आज 50 रुपए का आलू लाया था और एकदम से 500 रुपए का हो गया, नहीं। ना तो कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, ना कोई एबनॉर्मल लॉस होगा। इसका रीजन क्या है? देखो, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द फर्म, कि कभी भी कोई भी कंपनी आ सकती है, कभी भी कोई कंपनी जा सकती है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्योंकि बार बार अगर आपने कोई सामान को महंगा कर दिया, तो कोई दूसरी फर्म आएगी, नई ज्वाइन करेगी, वो मार्केट में माल सस्ता बेच देगी। आपने महंगा आपने बहुत ज्यादा आपने बहुत ज्यादा महंगा कर दिया, तो कोई दूसरा फिर आ जाएगा। तो मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। न्यू फर्म ज्वाइन करती रहती है इंडस्ट्री को, मार्केट सप्लाई भी बराबर इंक्रीज होती रहती है, और मार्केट प्राइस विल फॉल। और इस कारण से नई नई फर्म इनकी आती रहती है, नई नई फर्म सप्लाई कर रही है, तो प्राइस बढ़ता है, तो एकदम से दोबारा कम हो जाता है। तो एट एंड ऑफ द डे जाकर के प्रॉफिट कैसा मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट कभी भी मिलने के चांसेस नहीं है। जैसे मान लो कि आज मार्केट के अंदर पांच पांच फर्म सामान बना रही है, पांच पांच ऐसे, मानो सब्जी का एग्जांपल ले रहे हो, मान लो 5 खेत है जो 5 किलो आलू उगाते हैं, 5 kg। ठीक है, अब ऐसा मान लेते हैं कि इन 5 फर्म्स ने डिसाइड किया कि हम प्राइस ज्यादा करेंगे, तो और 2 नई फर्म आ गई, उन्होंने देना चालू कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि अगर मान लो ये फर्म सोच रही है कि हम लोग एकदम से एक्स्ट्रा प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो उनके पास बहुत ज्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि कोई दूसरा जना आ जाएगा उस डिमांड को सप्लाई करने, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है। ठीक है, तो मतलब कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट इसके अंदर नहीं होता। अब एबनॉर्मल लॉस क्यों नहीं हो सकता? कि अगर कोई फर्म को लॉस हो रहा है, तो वो इंडस्ट्री को छोड़ के चली जाएगी, और उस वो छोड़ के जाएगी, तो जो मार्केट में अगर सप्लाई कम होगी, तो कोई दूसरा जना आके उस सप्लाई को फुलफिल कर देगा। तो मार्केट की प्राइस दोबारा से एकदम से जो कम होगी, वो दोबारा अप हो जाएगी। तो लॉन्ग रन के अंदर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट भी यहाँ पे होता, सॉरी, बहुत बड़ा लॉस भी यहाँ पे होता नहीं है। कोई सर्टेन टाइम के लिए, 2-5 दिन के लिए अगर लॉस हो भी गया, तो कोई दोबारा से आएगा मार्केट के अंदर। क्योंकि मान लेते हैं कि मैं मार्केट के अंदर हूं, मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूं आलू का। अगर मैंने आलू उगाना बंद कर दिया, कोई बात नहीं, मेरी वजह से जो भी सेलर था उसको लॉस हुआ, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं बेचता हूं, और उसके बाद में बायर खरीदते हैं। मैंने मान लो एक सीजन नहीं उगाया, तो कोई बात नहीं, अगले सीजन कोई दूसरे लोग आके उगाने लग जाएंगे, तो मार्केट तो चलेगा ही चलेगा। बात समझ में आ रही है? मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा लॉस लगने के चांसेस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि मैं कोई जैकेट बनाता हूं, मेरी जैकेट बेचने का काम था। अब मान लेते हैं कि मैंने जैकेट बेचना बंद कर दिया। इस कारण था कि मेरे को बहुत ज्यादा मेहनताना नहीं मिल रहा था, तो मैं अपनी प्राइजेस इंक्रीज करना चाहता था। मैं इंक्रीज नहीं कर पाया, तो मैंने मार्केट छोड़ना डिसाइड कर दिया। कोई बात नहीं,
कोई दूसरा जना आ जाएगा जो उसी प्राइस के अंदर जैकेट बेचने वाला। तो मार्केट के अंदर जो भी जैकेट मेरे से खरीद के आगे दोबारा बेचते थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला नहीं है। कारण क्योंकि उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए कोई और आ जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कभी भी ना तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, ना कभी भी एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। तो ये तो हुआ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके बाद में आता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होता है? ऐसा मार्केट जिसके अंदर सामान बेचने वाला एक अकेला आदमी हो, जनरली उसके आसपास में कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट हो ही ना, कोई उससे कंपटीशन कर ही ना सके। तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल फर्म। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडिया के अंदर है रेलवेज कि, या फिर मान लो मैं बोलूं स्पेस के अंदर, स्पेस में स्पेस सैटेलाइट भेजनी है, तो बहुत कम कंपनी है, तो वो ऐसी कंपनी है जिनकी क्या चलती है आपस में, मार्केट में क्या चलती है? मोनोपोली। क्या चलती है? मोनोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट, सर बॉटल भर के देना। मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो है, नरिंदर सर, मोनोपोलिस्टिक मार्केट वो है जहां पर आपस में रेट्स में क्या नहीं चलता, बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता नहीं है। वो क्या है आपका? मोनोपोली मार्केट, जहां पर एक ही कंपनी का ओनर सारी चीजों को कंट्रोल करता है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता होता है। फीचर क्या होते हैं? एक ही सेलर होता है और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। जैसे इंडिया में रेलवे, रेलवे का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। अब आप लोग रेलवे को इस तरह से मत रिलेट करना कि क्या हो गया, कोई ट्रेन से नहीं जाएगा तो एरोप्लेन से चल जाएगा। तो हम बात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर किसी को ट्रेन से जाना है तो क्या इंडियन रेलवे के अलावा कोई ट्रेन चला सकता है? तो जवाब है नहीं। अकेला इंडियन रेलवे ही है जिसके पास ट्रेन चलाने की परमिशन है। तो एक ही सेलर होता है जनरली और बहुत सारे बायर होते हैं। जब एक अकेला बेचने वाला है, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, कोई और सामान बेचने वाला है ही नहीं, इसका मतलब बताओ ये प्राइस का डिसीजन मार्केट में किस रेट पर बिकेगा ये डिसाइड कौन करेगा? फर्म करेगी। पहले वाले में क्या था? बहुत सारे बेचने वाले थे, बहुत सारे खरीदने वाले थे। तो जो बेचने वाला था उसने प्राइस डिसाइड नहीं की थी, उसने उस पर सामान बेचा जिस पे ज्यादातर लोग खरीदने के लिए तैयार थे, क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे लोग थे। तो मार्केट ने वहां पर प्राइस डिसाइड करके दिया था, मतलब फर्म्स को प्राइस टेकर बनना पड़ा। जबकि यहां पे क्या बनना पड़ रहा है? फर्म्स विल बी प्राइस मेकर। फर्म अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। तो अपलोड कर देंगे। ओके, तो चलो बात समझ में आई। तो फीचर क्या है? एक ही सेलर है और बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर होंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, कोई भी न्यू फर्म बहुत आसानी से इसमें एंटर नहीं हो सकती। क्लोज सब्स्टिट्यूट इनका कोई नहीं होता, मतलब कोई भी उनको रिप्लेस करने वाला बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होता। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, मतलब कितनी प्राइस रखनी है कितनी नहीं रखनी है, ये पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? वो फर्म पर कंट्रोल करती है। दूसरा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सबसे अलग अलग प्राइस ले। जैसे मान लो इंडियन रेलवे है, वो किसी से तो प्राइस लेता ही नहीं ट्रैवल करने का, और किसी से बहुत सारे पैसे ले रहा होता है। ठीक है, तो कोई गरीब आदमी जा रहा है सेकंड एसी के अंदर, तो सरकार उनको सब्सिडी पे दे देती है और हम लोगों से बहुत सारे पैसे ले लेती है। तो जब भी मोनोपोली मार्केट होता है तो इसमें पॉसिबिलिटी कि बहुत सारा प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी से कुछ ले लिया जाए, किसी से कुछ ले लिया जाए। मोनोपोली कोई और कोई बेचने वाला नहीं है, तो बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज इस बारे में होती भी नहीं है। अब मोनोपोली के अंदर बात करते हैं हम लोग डिमांड्स ऑफ मोनोपोली फर्म, कि डिमांड कर्व कैसा होता है मोनोपोली फर्म का। मोनोपोली फर्म का जनरली ऐसा है कि अगर वो प्राइस ज्यादा रखेंगे तो उनकी क्वांटिटी कम बिकेगी। जैसे वो प्राइस कम कर देंगे उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है इनका। तो देखो, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस अंडर द मोनोपोली डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी अमाउंट पे सामान बेच सकते हैं। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर उनका प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो खरीदने वाले लोग कम होंगे, प्राइस कम हो जाएगा तो ज्यादा लोग खरीदने लग जाएंगे। कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट एनी प्राइस, इसका मतलब नहीं है कि किसी भी प्राइस पे कुछ भी क्वांटिटी बेच सकते हैं, नहीं। क्वांटिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द बायर, और बायर फील प्राइस हाई तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। अगर बायर्स को लग रहा है प्राइस ज्यादा है तो वो क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे, उनको लग रहा है प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज्यादा डिमांड करेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इस कारण से ग्राफ कैसा आता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक प्राइस पहले ज्यादा थी, प्राइस पहले ज्यादा थी तो क्वांटिटी डिमांड क्यों आ रही थी, और जब प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इनकी डिमांड क्या होती है? स्लोप कैसा होता है इनका? डिमांड कर्व का स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है। तो शोइंग अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी
डिमांडेड। अब हम लोग आते हैं मोनोपोली मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। भाई मोनोपोली मार्केट का जनरली स्ट्रक्चर क्या होता है राइजेस। तो मोनोपोली मार्केट के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट कंट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट परमिशंस लग रही होती है, इसी कारण से बहुत सारे कॉम्पिटिटर वहां पे नहीं है। जनरली पेटेंट राइट होता है और या फिर नेचुरली मिलने वाला सामान है। जैसे मान लो कोई कोई पेट्रोल निकालने का काम है, तो पेट्रोल अर्थ से निकालने का काम है, तो जनरल सी बात है वो मोनोपोली मार्केट है, हर किसी को पेट्रोल निकालने की परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो नेचुरल अकेरेंस हो या कोई पेटेंट राइट हो, तो ऐसी चीजें क्या होती है, मोनोपोली मार्केट कहलाती है। ठीक है, अब आता है वो था मोनोपोली और ये है मोनोपोलिस्टिक, दोनों में फर्क है। ये क्या होता है, दिस इज नथिंग, मोनोपोली और कंपटीशन मार्केट का कॉम्बिनेशन हो जाए तो कौन सा मार्केट बनता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। कौन सा मार्केट बनता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर हैं, लेकिन हर जना अपना प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस पर बेच पाता है। तो जनरली कंपनी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं जा पाती, मोनोपोली में जाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो कंपनीज क्या करने की कोशिश करती है, अपने आप को मोनोपोलिस्टिक कंपनी बनाने की कोशिश करती हैं। क्या करती हैं, मोनोपोलिस्टिक का मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे मान लो साबुन 50 कंपनियां बेचती हैं, लेकिन जिस रेट पर डव अपने नाम से डव साबुन बेचता है, क्या दूसरी कंपनी डव साबुन बेच सकती है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि डव नाम पर मोनोपोली किसकी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। डव साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर का आता है, तो डव साबुन पे मोनोपोली किसकी है, सिर्फ डव नाम से बेचने की, वो किसकी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की। साबुन कोई भी और जना बेच सकता है, लेकिन उसको अपना कोई अलग नाम रखना पड़ेगा। जब नाम अलग रखेगा तो प्राइस भी कुछ ऊपर नीचे कर सकता है, यस और नो। तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं कि थोड़ी सी तो मोनोपोली और थोड़ा सा कंपटीशन, दोनों को मिलाती तो कौन सा मार्केट बनता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जनरली प्रमोट होता है ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम के थ्रू, कि हर हर जने का ब्रांड नेम अलग है, ट्रेडमार्क अलग है, तो उसकी रेट भी क्या है, अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर किसको समझोगे, जैसे सोप है, साबुन 50 कंपनियां बेचती है, सब अपने अपने नाम से बेचती है, अपने अपने नाम से बेचती है। जनरली कंपटीशन मार्केट का प्रोडक्ट है, लेकिन कंपटीशन मार्केट से कैसे बाहर हो गया, क्योंकि उसमें सबका ट्रेडमार्क लगा हुआ है, सबने अपने अपने ट्रेडमार्क पे अपनी अपनी रेट ले रखी है। तो मोनोपोलिस्टिक के फीचर भी होते हैं और साथ साथ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के भी होते हैं। तो मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होने के कारण यहाँ पे पूरी तरह से प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाते, पार्शियली कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब पूरी तरह से तो कैसे करेंगे भाई, मार्केट में शैम्पू बिकने की एक रेंज है कि 500 रुपए का बिक सकता है, 1000 रुपए का बिक सकता है, कोई जाके बोलेगा 1 लाख रुपए का शैम्पू है, भाई कैसे अपनी मर्जी से डिसाइड कर लोगे। वो कब कर सकते थे, जब आप अकेले ही हो शैम्पू बेचने वाले, कोई किसी को शैम्पू बनाना आता ही नहीं है, तब हो सकता था। ऐसा नहीं होता है, हाँ, लेकिन फिर भी ये कंपटीशन मार्केट से तो अच्छी कंडीशन में होता है, ये कुछ लेवल पे प्राइस कंट्रोल कर पाते हैं अपने ब्रांड नेम के बेसिस पर, गॉट इट। लेकिन एक रेंज तो फिर भी इनको भी रखनी पड़ती है। तो फीचर क्या होते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, वहां पर सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। कैसे डिफरेंशिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ नाम। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट इनकी थोड़ी जनरली हाई होती है ना। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, दे हैव हाई सेलिंग कॉस्ट हाई। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट हाई क्यों, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट करने होते हैं, बहुत सारे लोगों को बताना होता है। डाउनवर्ड स्लोप मतलब प्राइस ज्यादा होगी, क्वांटिटी कम बिकेगी, प्राइस और कम कर देंगे तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहां पर भी कोई भी कंपनी कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, ऐसा नहीं है कि बार बार एक फर्म से दूसरी फर्म में मूव कर पाना, तो कारण है बार बार ब्रांड बनाने में, ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में आप लोग को टाइम लगता है। और दूसरी चीज होती है, मार्केट में लोगों के पास परफेक्ट नॉलेज भी नहीं होती है कि ये पर्टिकुलर चीज कितने रुपए की आती है। भाई आप कौन पता लगा पाता है कि एक शैम्पू की परफेक्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हमें किसी को भी नहीं पता क्या कॉस्ट पे शैम्पू बनता है। हम लोग 500 रुपए वाला शैम्पू भी खरीद लाते हैं, 100 रुपए वाला भी खरीद लाते हैं और 3000 वाला भी खरीद लाते हैं, क्योंकि परफेक्ट नॉलेज इसके बारे में नहीं होती। कोई कुछ बोल के बेच देता है, कोई बोलता है नेचुरल है एकदम, कोई बोलेगा कि केमिकल से बनाया है लेकिन आपके बालों को एकदम सीधा रखेगा, कोई बोल देगा आपके बाल काले करेगा। तो जनरली परफेक्ट नॉलेज लोगों के पास इसकी होती नहीं है, लोगों को इसकी प्राइस का कुछ नहीं पता होता। तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी बहुत अपने अकॉर्डिंग डिसाइड की जा सकती है, लेकिन ऑल्दो लोगों को एक रफ आइडिया तो होता ही है। अगला मार्केट मोनोपोलिस्टिक के बाद में आता है ओलिगोपोली मार्केट। ऐसा मार्केट जिसके अंदर बहुत सारे बेचने वाले तो नहीं है, लेकिन जितने भी बेचने वाले ना वो बहुत बड़े बड़े जाइंट है। जाइंट मतलब बड़े बड़े हाथी हैं,
उनको बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव कोई कर नहीं पाएगा, मतलब उनके कंपटीशन में बहुत जल्दी से कोई फर्म खड़ी नहीं हो सकती, उनको बहुत टाइम लगता है। बहुत बड़े लोग हैं ये बेचने वाले बहुत बड़े होते हैं और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। जनरल सी बात है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद करो, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। अब कोई मान लो तुमने सुना है कि माहेश्वरी सिम निकाल के कोई बैठ गया, कोई बोल रहा है मीनाजी सिम है, कोई बोल रहा है कृष्णा सिम है, क्यों नहीं कर सकते? बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स है, बहुत सारा पैसा चाहिए। गॉट इट? तो जनरली इनके अंदर जो इनकी जो प्राइस होगी और क्या आउटपुट आएगा, वो डिस्कशन जो होता है, डिसीजन जो होता है, वो वन फर्म सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ द राइवल फर्म्स इन द मार्केट। क्या कि जो एक कंपनी की प्राइस होती है वो बाकी कंपनी की प्राइसेस को भी क्या करती है, इंपैक्ट करती है। जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट था उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी ने जो प्राइस रखी है, अगर एक ने प्राइस बढ़ा दी तो सब बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे। वो मार्केट की डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जबकि जो ये अगर देखते हो आप लोग कि अगर जियो ने प्लान सस्ते कर दिए तो एयरटेल भी अपनी कोशिश में लग जाएगा प्लान सस्ते करने की, वोडाफोन भी करने की कोशिश करेगा। अगर जियो ने प्राइस बढ़ा दिए तो एयरटेल भी बढ़ाएगा, बाकी कंपनियां भी बढ़ाने लग जाएगी। मतलब एक फर्म का डिसीजन बाकी फर्म्स पर भी इंपैक्ट डालता है। ओलिगोपोली मार्केट होता है, तो इनमें कंपटीशन तो होता है, लेकिन कंपटीशन होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में, बड़ी बड़ी फर्म्स। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होती है। अमंग द कॉम्पिटिटिंग फर्म्स प्राइस पॉलिसी ऑफ वन फर्म डिपेंड ऑन द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द अदर। ठीक है, सब लोग जनरली, आपको बता देता हूं, ये लोग जनरली ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ये लोग जनरली किस पर खेल रहे होते हैं? दे आर नॉट प्ले ऑन द जनरली प्राइजेस, दे आर प्लेइंग ऑन द सर्विसेज। जैसे एयरटेल बोलेगा सबसे बढ़िया सर्विसेज चाहिए, प्रीमियम रेंज की सर्विस चाहिए, तो किसके पास आओ? मेरे पास आओ। तो जनरली ये लोग प्राइस एंड पे नहीं खेल रहे होते, सर्विस एंड पे खेल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक बिकती है मार्केट में, कोको कोला भी बिकती है, पेप्सी भी बिकती है, दोनों 10-10 रुपए की। तो प्राइस में कंपटीशन नहीं चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस में। दोनों अपना अपना एक्सपीरियंस अलग देगी, दोनों ब्रांडिंग के अपने अपने तरीके अलग लगाएंगी, स्ट्रेटेजी अलग अलग लगाएंगी। तो जनरली ऐसी फर्म जो बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाई है, किसी और का आसानी से आ पाना या निकल पाना दोनों ही मुश्किल है, वो क्या कहलाता है? ओलिगोपोली मार्केट कहलाता है। तो ओलिगोपोली मार्केट के फंक्शन क्या होते हैं? स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स ही होती हैं, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। किसी भी फर्म का यहाँ पर डिमांड कब निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। आप ये नहीं देख सकते कि प्राइस बढ़ने से या कम होने से वहां पे डिमांड का क्या होगा, ये बात प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाते ओलिगोपोली मार्केट की। जनरली बड़े बड़े जायंट हैं तो वहां डिमांड कम होगी, ज्यादा होगी, प्राइस से इंपैक्ट पे पता चलता नहीं है। ये लोग जनरली फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल कर लेते हैं। कार्टेल क्या होता है? मतलब आपस में ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके चीजों को डिसाइड, ये लोग कार्टन बना देते हैं। एंट्री बैरियर, मतलब हर कोई फर्म इजीली इसमें एंटर नहीं कर सकती, हर कोई फर्म यहाँ से एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एंटर क्यों नहीं कर सकती? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी परमिशन लेनी होती है, बहुत सारी लाइबिलिटी होती है इन लोगों की। तो इजीली ना निकलना आसान है, ना इजीली यहाँ पर एंट्री करना आसान है। और दूसरा, इन लोगों में जनरली प्राइस का कॉम्पिटिशन नहीं होता, दे कॉम्पीट ऑन अ सर्विस बेस। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट्स में वो होते हैं जनरली जहां पर सर्विस का कंपटीशन हो। फिर आता है लास्ट के अंदर कि सबके बीच के अंदर सबका एक साथ मैंने मतलब वो बना दिया है कि किस किस बेसिस पर आप लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर्स बहुत सारे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट के भी बहुत सारे होते हैं, और मोनोपोली मार्केट के अंदर सेलर तो एक ही होगा लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। ओलिगोपोली में बेचने वाले कम होंगे, खरीदने वाले बहुत सारे होंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सब लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, होमोजीनियस। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडमार्क। मोनोपोली में एब्सोल्यूट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा जो कोई और बेचता ही नहीं होगा। और ओलिगोपोली में भी सब लोग जनरली सिमिलर प्रोडक्ट ही बेचते हैं, लेकिन बेचने वाले लोग बड़े बड़े होते हैं ना, ये होमोजीनियस होते हैं। इनके अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस यूनिफॉर्म होती है, सबकी प्राइस सेम रहती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में नॉन यूनिफॉर्म प्राइस होती है। मोनोपोली मार्केट में भी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, सब अपनी अपनी प्राइस पे बेचते हैं। और ऐसे ओलिगोपोली पे भी सब अपनी अपनी प्राइस पर बेचते हैं। अब क्या एंट्रीज ऑफ फर्म, क्या फर्म्स आसानी आ सकती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में? फ्री एंट्री है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एब्सोल्यूट पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, लेकिन हाफ फ्रीडम है। ठीक है, मोनोपोली मार्केट के अंदर तो किसी का इजीली आ पाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, और जो ओलिगोपोली मार्केट होती है, जो बड़ी कंपनियां होती है, उनके अंदर भी बड़े बड़े लेवल पे जो कंपनियां बनी उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत आसानी से कोई आ भी नहीं सकता, कोई बहुत आसानी से जा भी नहीं सकता, जनरली पेटेंट होते हैं इनमें। ठीक है, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन की, लोगों को कंडीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की नॉलेज सबके पास होती है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर परफेक्ट नॉलेज नहीं होती।
मोनोपोली मार्केट के अंदर कोई नॉलेज होती नहीं है, और वही ओलिगोपोली में भी लोगों के पास में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, पूरी तरह से नॉलेज ही नहीं होती कि क्या प्राइसिंग इस चीज की होगी। ठीक है, डिमांड कर्व की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एकदम कंप्लीट परफेक्ट इलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक डिमांड मतलब कि प्राइस सेम रहेगी, डिमांड कितनी भी बढ़ सकती है। मतलब इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट पर बांध दो, चाहे जितना खींचते जाओ। तो वही वाली चीज होती है कि प्राइस फिक्स रहना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी हो जितना सामान बेच लो, लेकिन प्राइस इस पर ही बिके। ठीक है, जबकि यहाँ पर रिलेटिवली मोर इलास्टिक होता है। इसका कर्व में क्या होता है, जैसे जैसे प्राइस में कमियां ज्यादा होगा, यहाँ पर भी डिमांड कर्व उसी तरह से बढ़ सकता है। दूसरा होता है रिलेटिवली लेस इलास्टिक, मतलब मोनोपोली के अंदर अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि किसी भी प्राइस पे कितना भी प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, यहाँ पर प्राइस के बेसिस पर डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, तो नॉन इलास्टिक कर्व मिलता है। और यहाँ पर तो कोई स्पेसिफाई कर ही नहीं सकते ओलिगोपॉली में कि प्राइस कम या ज्यादा होने पर डिमांड कम या ज्यादा होगी, क्योंकि कोई बात पता नहीं है। सेलिंग कॉस्ट कोई नॉट रिक्वायर्ड, मतलब सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर सेलिंग कॉस्ट कुछ नहीं होती है, आराम से बिक जाता है, लोगों को बेचने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी होती। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर पैसा बहुत खर्च होता है सामान बेचने में। वहीं पे मोनोपोली मार्केट के अंदर अगर आपकी मोनोपोली कोई चीज आप ही बनाते हो स्पेसिफिक, तो आपको बहुत ज्यादा ब्रांडिंग की जरूरत उसकी नहीं होती है। और दूसरा ओलिगोपोली मार्केट के अंदर भी जो सेलिंग कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई आती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर करना पड़ता है, प्रचार प्रसार बहुत करना पड़ता है, तभी जाकर के आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कर पाते हो। अब डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, मतलब प्राइस कंट्रोल करने का चार्ज किसके पास में है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं होता। मोनोपोली के अंदर, मोनोपोलिस्टिक के अंदर पार्शियल प्राइस कंट्रोल होता है। मोनोपोली में फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, की कितनी प्राइस होगी ये यही डिसाइड करते हैं। ओलिगोपोली में भी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पार्शियली इनमें इनके पास डिसीजन होता है कि ये प्राइस कितनी रखेंगे, ये डिसाइड करता है। मार्केट इनके बेसिस पे प्राइस डिसाइड नहीं करता है। तो ये हुआ पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर। अब आप लोग इसको देखो और विश यू सक्सेस। अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे जो कि है मनी मल्टीप्लायर। थैंक यू।